नमस्कार, हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के जो दोनों पेपर है उसके बारे में डिस्कशन किया था। फर्स्ट ईयर में कौन से पेपर है और सेकेंड ईयर में कौन कौन से पेपर है और उन दोनों पेपर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है और आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम बीए फाइनल ईयर के जो हिस्ट्री के पेपर दोनों पेपर है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आपके हिस्ट्री के दोनों पेपर कौन कौन से, फर्स्ट पेपर कौन सा है, सेकंड पेपर कौन सा है, फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बीए फाइनल के अंदर जो हिस्ट्री का पहला आपका जो पेपर है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1740 टू 1950 एडी, यानी भारत का इतिहास 1740 से 1950 ईस्वी तक। ध्यान रखें कि ये आधुनिक भारत का इतिहास है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो इतिहास तीन भागों में विभाजित है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत हम सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और आधुनिक भारत है वो हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। तो थर्ड ईयर के अंदर आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है और वो कहां से कहां तक, वो 1740 से लेकर के 1950 तक। देखिए, जब हमने सेकेंड ईयर के जो पेपर के बारे में बात की थी तो उसमें ये 1760 लिखा हुआ था यार, ठीक है। तो मैंने आपको इसे बताया था कि कई इतिहासकार इसको 1760 तक मानते हैं, कई इसको 1740 तक मानते हैं। लेकिन थर्ड ईयर में हमारे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के ये जो पेपर रखा है वो 1740 से लेकर के 1950 ईस्वी तक जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास इन्होंने माना है। और ये जो आपकी 1740 से 1950 तक की जो अवधि है उसके अंदर भारत के अंदर कौन कौन सी घटनाएं, विशेष रूप से राजनीतिक घटनाएं जो है या आर्थिक घटनाएं जो घटित हुई है या उस दौर का भारत का इतिहास कैसा था उसके बारे में हमें जो है वो आगे आने वाले वीडियो जो हम इस पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जान ले कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा, मैं मेन टॉपिक की बात कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वैसे ये मेन टॉपिक है, मोटे मोटे रूप में ये टॉपिक हो गए और इसके अंदर हमें जो है पढ़ना है। तो एक तो है कि जब अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यानी हमारा जो पहला टॉपिक होगा, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा आधुनिक भारत के इतिहास में या थर्ड ईयर के अंदर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है उसका जो यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक होगा, वैसे 5 यूनिट के अंदर वो आपका पूरा सिलेबस बटा हुआ है और उसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंदर तो वो है कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। यानी अंग्रेज जो भारत में आए उन्होंने अपनी सत्ता को यहाँ स्थापित करने का प्रयत्न किया और यहाँ अंग्रेजों के भारत में आगमन के समय से हमारा जो अर्थ है या तात्पर्य है जब वो व्यापार की दृष्टि से या एज ए बिजनेसमैन जब वो भारत में आए तो उस दौर में भारत की राजनीतिक जो कंडीशन थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी, वो कैसी थी उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। किस क्षेत्र के अंदर या कौन सी रियासत में कौन राज करता था, ठीक है, और उस दौर में हमारी जो आंतरिक स्थिति, आंतरिक विशेष रूप से राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मराठों के बारे में, मुगलों के बारे में, इसके अलावा देशी राजाओं के बारे में, ठीक है। जब अंग्रेज भारत में, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेज व्यापार की दृष्टि से या जो व्यापारी वो जब आए थे तो पश्चिमी भारत के तट पर वो उतरे थे, लेकिन जब उन्होंने अपना जो राजनीतिक जो कैरियर है, कैरियर की बात करता हूं, उनका कैरियर, ठीक है, या जो राजनीतिक उनकी जो भूमिका है वो उन्होंने पूर्वी जो भारत है वहां से आरंभ की थी, विशेष रूप से बंगाल से। बंगाल की उस समय उस दौर की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो अंग्रेजों के अनुकूल थी, क्योंकि जो आंतरिक अव्यवस्था थी हमारे जो राजा महाराजा पूरे भारत में है वो आपस में उनकी जिस तरह से फूट थी, उन फूट का जो फायदा है वो अंग्रेजों ने उठाया था, ठीक है। तो उस दौर में उन्होंने 2 बड़े युद्ध लड़े, पहला प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद में उनको मालूम हो गया कि हमारी सैनिक दृष्टि से हम कितने ताकतवर हैं, ये भी अंग्रेजों ने हमसे जान लिया, ठीक है। और बक्सर के युद्ध में तो उनके पूरे पैर जो है वो भारत के अंदर जम गए। तो प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है और इन दोनों युद्धों का जो परिणाम है वो भारत के राजनीतिक भविष्य पर, भारत के आर्थिक भविष्य पर इनके क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद जैसे कि मराठों के साथ जो युद्ध हुए हैं, प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध है, सालबाई की संधि है,
ठीक है। इसके अलावा जब अंग्रेज भारत में उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया तो उन्होंने कौन कौन सी नीतियां भारत में लागू करने की कोशिश की, यानी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने जो प्रयत्न भारत में किए हैं और अपनी जो पॉलिसीज उन्होंने भारत में लागू की, जैसे गोद निषेध नीति, ठीक है, कि भाई अगर कोई राजा जिसके कोई पुत्र नहीं है उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो रियासत जो है वो उसका अंग्रेज जो है अपने राज्य के अंदर अधिग्रहण कर लेते थे। उसका विरोध भी हुआ बाद में, ठीक है। तो गोद निषेध नीति उनकी जो जैसे भी है। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से उन्होंने जो पॉलिसी लागू की है, जैसे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रेतवाड़ी बंदोबस्त हो या महलवाड़ी बंदोबस्त हो, ठीक है। देखिए ये जो कर व्यवस्था है, जब हम प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकाल आधुनिक भारत तक जाते हैं, हमेशा इस बात की चर्चा रही है कि कर व्यवस्था हमारे देश में कैसी है। आज भी देख लो, जीएसटी उसी के संदर्भ में आता है। पहले अलग अलग टैक्स थे, अब सबको मिला के एक टैक्स बना दिया है। तो आज भी सरकारें टैक्स को लेकर के जो है वो कोई न कोई परिवर्तन करती रहती है। तो उस दौर में भी अंग्रेज जो भारत में आए तो उन्होंने विशेष रूप से, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि कैसे किस तरह से ज्यादा वो धन का संग्रहण करें। वो धन का यहाँ से संग्रहण करते और अपने देश भेजते, सब व्यापारी थे ना, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने जो भारत में पॉलिसी लागू की है, विशेष रूप से स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी बंदोबस्त है और महलवाड़ी बंदोबस्त है, ठीक है। कि भूमि, पहली बात है भूमि का मालिक कौन होगा, किसान की स्थिति क्या होगी, भूमि कर कितना होगा, भूमि कर को एकत्र कौन करेगा, जमींदार की जो स्थिति है वो क्या होगी, इन सभी का जो डिटेल है हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक और पॉलिसियां लागू किया, एक और चेंजेस किया। उन्होंने कृषि का वाणिज्यीकरण किया। हम पहले खेती उतनी करते थे जितनी हमें जरूरत होती थी, लेकिन अंग्रेजों ने कृषि का वाणिज्यीकरण, विशेष रूप से हमारे यहाँ जो मूल रूप से खेती होती थी, गेहूं होते थे, धान होता था, चावल होते थे, हम जो खाद्यान्न हम उत्पन्न करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जिसको नकदी फसल कहते हैं, कैश क्रॉप जिसको कहते हैं, उनके ऊपर उन्होंने जोर दिया और उन्होंने कृषि को भी एक व्यापार का रूप दिया। तो इसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। लेकिन जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, उन पॉलिसी की वजह से भारत के जो कुटीर उद्योग धंधे थे, छोटे मोटे घरेलू उद्योग धंधे, उनका जो पतन हो गया। तो कुटीर उद्योग धंधों का पतन कैसे हुआ है, वो कौन से कारण थे जिन्होंने कुटीर उद्योग धंधों को पतन के लिए की ओर लेके गए हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। इसके अलावा धन का निष्कासन, यानी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो पॉलिसी है, जो दादाभाई नौरोजी ने दी है, धन का निष्कासन की पॉलिसी, कि कैसे अंग्रेज हमारे यहीं से धन संग्रहण करते थे और यहाँ से विदेशों में या अपने देश में लेके जाते थे और हम यहाँ किस तरह से गरीब होते जा रहे थे। तो पूरी थ्योरी जो है, उस थ्योरी के बारे में हमें धन निष्कासन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा शिक्षा और न्यायिक सुधार, उन्होंने एजुकेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं या जुडिशरी के अंदर उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सामंतवाद के विरुद्ध जैसे कृषक प्रतिरोध है, जो हमारा फेडरलिज्म सिस्टम था, उसके विरुद्ध किसानों के जो आंदोलन थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो जब अंग्रेजों का पूरा साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया तो उदारवादी आंदोलन है, उग्रवादी आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है। 1947 तक यानी 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1947 तक, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, तब तक हमारे देश में कौन कौन से आंदोलन किन किन चरणों से गुजरे हैं, भले वो उदारवादी आंदोलन हो, फिर वो उग्रवादी आंदोलन हो और क्रांतिकारी आंदोलन हो, तो उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी का क्या योगदान है, इसका भी हमें विशेष रूप से डिस्कशन अलग से करना। पूरा टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर गांधी जी की क्या भूमिका थी, यानी उन्होंने गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए और यहाँ पर उन्होंने यहाँ की जो पूरी कंडीशन देखी और फिर वो भारतीय राजनीति में उन्होंने अपना कदम रखा है और उसके बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया है और किस तरह से किया है उसके बारे में हमें, या सत्याग्रह के द्वारा है, धरने प्रदर्शनों के द्वारा है, उपवास के द्वारा है, सारा जो हमें उसकी डिटेल स्टडी करनी है इसके अंदर। इसके अलावा जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जो पॉलिसी लागू की और जो एक्ट उन्होंने, भले वो 1909 का जो पार्लियामेंट्री सुधार हो, 1919 का अधिनियम हो, 1935 का अधिनियम हो, और यही अधिनियम आगे चल के हमारे संविधान का जो निर्माण किया गया उसके आधार बने, ठीक है। इसके अलावा सांप्रदायिकता और विभाजन, यानी भारत के अंदर धीरे धीरे सांप्रदायिकता की उत्पत्ति कैसे होती है और वो सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक राजनीति है पूरी, वो भारत के विभाजन के लिए कहां तक जिम्मेदार रही है उसके बारे में, कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि हम इतने सांप्रदायिक हो गए और 1947 के अंदर भारत जैसे एक अखंड भारत के दो टुकड़े होकर एक भारत बन गया और दूसरा पाकिस्तान बन गया। तो वो कौन सी परिस्थितियां थी, उसके लिए दोषी स्थितियां क्या थी, कौन व्यक्ति थे वो जिम्मेदार थे, उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। इसके अलावा
जो आपको है कि देशी राज्यों का जो विलय है, जब हमारा देश आजाद हो गया तो उसके बाद में सबसे बड़ी हमारी जो समस्या आई थी वो थी कि जो रियासतें बटी हुई थी अलग अलग, भारत पूरे रियासतों का एक समूह था, अलग अलग रियासतें थी, तो उनका विलीनीकरण, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो रियासती विभाग था उनके द्वारा जो रियासतों का विलीनीकरण किया गया है उसके बारे में हमें भी डिस्कशन डिटेल में हम करेंगे। और कश्मीर है, जूनागढ़ है, हैदराबाद की जो समस्या विशेष रूप से जब रियासतों के विलीनीकरण में आई थी, इसके बारे में हम डिस्कशन आगे आने जो इस पूरे सिलेबस के अंदर हमें पढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है आधुनिक भारत का इतिहास या भारत का इतिहास 1740 से 1950 तक, और उनके अंदर मैंने जो जो आपको टॉपिक बताए मोटे रूप में, इसके अंदर भी और टॉपिक होंगे वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मोटे रूप में आपको इसका अध्ययन करना है। ये पेपर भी आपका 100 नंबर का है और आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम आते हैं बीए थर्ड ईयर के अंदर जो सेकंड पेपर है आपका, वो सेकंड पेपर कौन सा है? वो है आपका हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, यानी राजस्थान का इतिहास क्या, राजस्थान की संस्कृति क्या है, हिस्ट्री और कल्चर, उसके बारे में जो आपका सेकंड पेपर है उसके बारे में पढ़ना है। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारी जो पूरा राजस्थान है हमारा, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, उसका भूगोल कैसा है, हमारी उत्तरी सीमा कहाँ तक है, दक्षिणी जो सीमा है वो कहाँ तक है, पश्चिमी सीमा कहाँ तक है, पूर्वी सीमा कहाँ तक है, सीमाओं की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक हमारा जो राजस्थान है कितने लंबाई चौड़ाई में बटा हुआ है, कौन सी रेखा जो राजस्थान के कौन से भूभाग से होकर गुजरती है, कितने अक्षांश पे, कितने देशांतर पर हमारा जो राजस्थान जो है वो ग्लोब के अंदर है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला बड़ा है, कुल कितने जिले हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। तो ये जो है, और पूरा राजस्थान जो ज्योग्राफिकल कंडीशन से है, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जो भागों में विभाजित है, जैसे रेगिस्तान है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है, उसके बारे में हमें जो सबसे पहले तो ये पढ़ना है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे राजस्थान के एक बहुत बड़ा जो एक समूह जिसमें कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति, ठीक है, क्योंकि इसको राजपूताना भी कहा जाता है, राजपूताना है, रजवाड़ा है, राजस्थान है, राजस्थान है, अलग अलग नामों से हम इसको संबोधित करते हैं। तो राजपूतों की उत्पत्ति कैसे होती है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जो विविध मत हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और फिर उनके द्वारा राजस्थान के अंदर जो अपनी सत्ताओं की स्थापना की गई, उन सत्ताओं की स्थापना के बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा जैसे मेवाड़ के कुहिल है, हमें शाकंभरी के चौहानों के बारे में पढ़ना है हमें। और इसके अलावा राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का जो प्रसार है, वो फैलाव है, वो कैसे हुआ, उसकी भी हमें डिटेल स्टडी करनी है कि किस तरह से राजस्थान में जो मुस्लिम सत्ता का जो है वो फैलाव हुआ था, ठीक है। इसके अलावा महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, मेवाड़ का जो इतिहास विशेष रूप से सांगा और कुंभा के अधीन जो मेवाड़ है, वो मेवाड़ ने क्या क्या प्रोग्रेस की, क्या क्या तरक्की की, उनके अधीन मेवाड़ कैसा था, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। उनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, उनकी आर्थिक उपलब्धियां क्या थी, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, इन सबका हमें डिटेल में जो है अध्ययन करना है। इसके अलावा जोधपुर का इतिहास या मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें राव जोधा है, महादेव है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान में दुर्ग है, मंदिर है, तो वो जो स्थापत्य है, भले आपका रणकपुर का टेम्पल हो या आपके दिलवाड़ा का टेम्पल हो या आपके जो चित्तौड़ का दुर्ग हो, मेहरानगढ़ का दुर्ग हो, रणथंभौर का दुर्ग हो, तो दुर्ग जो स्थापत्य है हमारे या मंदिर स्थापत्य कला है, उसके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा जब मुगल भारत में आए थे, तो मैंने आपको इससे पहले मैं एक बात आपको मैं बता दूं कि हम जब मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं तो मध्यकालीन भारत जो है वो राजस्थान के बगैर अधूरा है। हर जो घटना, भले दिल्ली में कोई भी सुल्तान रहो, शासक रहो, बादशाह रहो, उनका संबंध राजस्थान से, यानी उनका टकराव राजस्थान से जरूर हुआ है, वो सहयोग की नीति हो या प्रतिरोध की नीति हो, ठीक है। तो मुगलों के साथ सहयोग और प्रतिरोध की कौन कौन सी नीतियां थी, कौन कौन से शासकों ने सहयोग किया है, कौन कौन से शासकों ने प्रतिरोध किया है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे जब हम आमेर के संदर्भ में पढ़ेंगे तो वहां मान सिंह है, मिर्जा राजा जय सिंह है, सवाई जय सिंह है, इनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और जब हम मेवाड़ के बारे में पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप, हिंदुआ सूरज, ठीक है, तो उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ना है। और मारवाड़ के राव चंद्रसेन, ये मारवाड़ के प्रताप भी है चंद्रसेन, भूला बिसरा शासक, इतिहास में ज्यादा इनको स्थान दिया नहीं, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से संघर्ष
मेवाड़ के अंदर महाराणा प्रताप ने मुगल सत्ता के विरुद्ध अपना प्रतिरोध किया, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, ठीक वैसे ही मारवाड़ के अंदर चंद्रसेन ने वो लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उनको भूला विश्वास कहा जाता है, वो जो इतिहास में उनको स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं दिया गया है। लेकिन हमें जो है वो पूरा इनके बारे में अध्ययन करना है। इसके अलावा जसवंत सिंह है, दुर्गादास है, बीकानेर के राय सिंह, इनके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है, डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जैसे राजपूत चित्रकला, कल्चर के अंदर जब हम जाते हैं तो राजपूत चित्रकला को पढ़ना है। या इसके अलावा मराठा आक्रमण, राजस्थान में मराठों का आक्रमण क्यों हुए और उन्होंने राजस्थान की राजनीति को किस हद तक प्रभावित किया। भाई तीसरा पक्ष किसी स्टेट पे क्यों आक्रमण करेगा, या वो कौन सी परिस्थिति थी जिन्होंने इनको आक्रमण करने के लिए बाध्य किया। तो कहीं न कहीं तो हमारी कमजोरी होगी, तब तीसरा पक्ष हमारे यहाँ पर आक्रमण करता है और वो सफल भी हो जाता है। और उन मराठों के आक्रमण के बाद में जब हमने दूसरों से सहयोग मांगा तो हमने अंग्रेजों से जो या ईस्ट इंडिया कंपनी से हमने संधियां की, ठीक है। तो मराठा आक्रमण के कारण क्या है, फिर उसके प्रभाव क्या निकले, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में किन किन देशी रियासतों ने सबसे पहले किसने की और किन किन रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधियां की थी, उसके बारे में भी हमें डिटेल में जो है वो स्टडी करनी है। इसके अलावा मेले है, त्योहार है, व्यापार वाणिज्य हमारा कैसा है राजस्थान का, विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण एक और टॉपिक जो हमारा है इसमें हम पढ़ेंगे वो है 1857 का विप्लव, कारण और प्रभाव। पूरे भारत के अंदर 1857 की क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी गई और राजस्थान भी इसमें अछूता नहीं था और मारवाड़ तो बिल्कुल नहीं था। आवा इसका साक्षी है हमारा कि आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक कठोर प्रतिरोध किया था। तो 1857 की क्रांति में राजस्थान के केंद्र कौन कौन से, 57 की क्रांति के केंद्र कौन कौन से, किस तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी स्वाभिमान के विरुद्ध, स्वाभिमान के लिए जो लड़ाई लड़ी है कि अपना स्वाभिमान नहीं जाए और अंग्रेज अपनी जो नीतियां लागू करें उनके विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी थी। तो 1857 की जो क्रांति थी उसका कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या निकला है, ठीक है। वो भले क्रांति असफल हो गई लेकिन उन्होंने भारत की राजनीति को दीर्घकाल तक प्रभावित किया है। इसके अलावा राजनीतिक आंदोलन जो हम समझते हैं जैसे बिजोलिया का आंदोलन है वो क्यों हुआ है, वहाँ कौन सी परिस्थितियां थी। इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन है, बोले आपके जोधपुर में, मेवाड़ में हो, जयपुर में हो, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में चर्चा करनी है। और अंत में हमें ये पढ़ना है कि राजस्थान जो आधुनिक राजस्थान है हमारा, उसका निर्माण कैसे हुआ, किस तरह से विभिन्न रियासतों के समूह में बटा हुआ जो हमारा राजस्थान था वो राजस्थान जो है वो उसका निर्माण किया गया। और आज हम जो आधुनिक राजस्थान देखते हैं वो किन किन चरणों से गुजरता हुआ इस रूप में पहुंचा था। तो एक बार आप फिर से समझ लो कि आपका जो थर्ड ईयर है, ये फाइनल ईयर, आपको विशेष रूप से मेहनत करनी है। ये आपका फाइनल ईयर है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना अपनी पढ़ाई के प्रति। कोविड-19 चल रहा है, हमारी कक्षाएं ऑफलाइन नहीं लग रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको ऑनलाइन जितनी अधिक से अधिक जानकारी दे सकते हैं उतनी देने का प्रयत्न पूरा से पूरा करेंगे और आपका जो पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाने की जो है वो पूरी जो कोशिश करेंगे। लेकिन आपका भी ये दायित्व बनता है कि हम जो यहाँ पढ़ाते हैं उसको आपको पढ़ना है और डिटेल में इसकी स्टडी करनी है। क्योंकि ये जो आपकी जो डिग्री होगी, अब क्योंकि अब आप फाइनल ईयर की डिग्री लेने जा रहे हैं, उसके बाद आपको बीए की डिग्री मिलेगी। तो ये डिग्री, इस डिग्री के आधार पर आईएएस, पीसीएस, स्टेट सिविल सर्विसेज या आपको जो यूपीएससी के एग्जाम है वो आप दोगे और अपने भविष्य निर्माण के लिए डिग्री आपके विशेष रूप से काम आएगी। न केवल आपको इसमें मार्क्स की दृष्टि से बात कर रहा हूं, लेकिन आपका कैरियर भी जो है आपको इस डिग्री के बाद में जो आपका बनेगा। तो आपको विशेष रूप से थर्ड ईयर में एक सिंसियरिटी के साथ में आपको ध्यान रखना है। अच्छी पुस्तकें आपको पढ़नी है, कौन कौन से जो अच्छी किताबें हैं हम आपको बताएंगे, उसका आपको डिटेल में आपको इसका स्टडी करनी है। एग्जाम की दृष्टि से आपको कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताया जाएगा। और आपको कंपटीशन की दृष्टि से भी हम साथ साथ में कंपटीशन की भी तैयारी करते रहे, क्योंकि हमारा फाइनल ईयर है तो इसका भी हमें ध्यान रखना है और विशेष रूप से हमें तैयारी करनी है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ाने जो मैं आपको पूरी डिटेल में, आपका पहला जैसे फर्स्ट पेपर है या आपको भारत का इतिहास जो है और सेकंड आपका राजस्थान का इतिहास है, तो इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको विशेष रूप से ये जो है आपको ध्यान रखना है और हम आगे आने वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। नमस्कार।